Assalamu alaikum friends. I hope you are doing well. This is Minhaj Ikram. Welcome to my channel आसान लर्निंग. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिसीजन मेकिंग. हम समझने की कोशिश करेंगे कि डिसीजन मेकिंग क्या होती है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी मार्केटर के लिए, किसी भी बिजनेसमैन के लिए सबसे ज्यादा अहम ये चीज है कि कंज्यूमर जब कोई फैसला ले रहा हो, जब कोई परचेस करने जा रहा हो, कोई प्रोडक्ट या सर्विस, तो वो फाइनली उसी मार्केटर की प्रोडक्ट परचेस करे. अमूमन हमने देखा है कि कंज्यूमर जब कोई चीज परचेज करने जा रहा होता है तो उसके सामने बहुत सारी चॉइसेस होती हैं. लेट्स से आप लोग भी जब मोबाइल फोन परचेज करने जा रहे हो, या आप लोग इवन ब्रेड भी परचेज करने जा रहे हो, आप लोग जब चॉकलेट्स परचेज करने जा रहे हो, तो आप देखते हैं कि आपके पास डिफरेंट चॉइसेस होती हैं. आपके पास ब्रांड्स की भी चॉइसेस होती हैं, आपके पास शॉप्स की भी चॉइसेस होती हैं, और उन चॉइसेस से गुजर कर आप कोई एक डिसीजन लेते हैं. अच्छा, मार्केटर अगर 100% इन्फ्लुएंस कर सके कि कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग कैसे करता है, तो अ, मसला ही हल हो जाए. मार्केट इन्फ्लुएंस करे और कंज्यूमर वही चीज खरीदे जो मार्केटर चाहता है. बट इन रियलिटी ऐसा नहीं हो सकता. तो यहां पर मार्केटर को क्या करना है? मार्केटर को यह समझना है कि कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग करता कैसे है. अगर मार्केटर ये समझ जाए कि कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग कैसे करता है, तो वो अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को कंज्यूमर की डिसीजन मेकिंग के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकता है. और इसको एडजस्ट करने से उसकी प्रोडक्ट की सेल्स की लाइक्लीहुड इंक्रीज हो सकती है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इनहांस कर सकता है. तो इस चीज को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग की टाइप्स को समझें और उसके स्टेप्स को समझें. इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को भी फोकस करूंगा. तो पहले तो देख लेते हैं कि कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग की क्या क्या पर्सपेक्टिव्स है. पहला सवाल ये है कि आर कंज्यूमर रैशनल व्हेन दे मेक परचेज डिसीजन. क्या हम हमेशा रैशनली सोच समझ के फैसले लेते हैं? क्या हम अपनी अकल और शऊर का इस्तेमाल करके चीजें परचेज कर रहे होते हैं? अगर यही सवाल आप लोग अपने आप से पूछें, तो यकीनन आपके जहन में बहुत सारी ऐसी परचेजेस आएंगी जिनका आपने सोचा भी नहीं था, मगर आपने कर ली. और ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आएंगी जिनका आपने सोचा था बट आपने वो नहीं ली, उनकी जगह कुछ और लेकर आ गए. आसान सी बात है. आप लोग देखते हैं कि हाउ मेनी टाइम इट हैपेंस कि आप लोग सुपर स्टोर जाते हैं, आपने खरीद के दाल चावल लाने होते हैं, बट जब घर आते हैं तो बैग में से किटकैट भी निकल रही होती है, बैग में से जो है वो नेस्ले के जूसेस भी निकल रहे होते हैं, बैग में से कोल्ड ड्रिंक्स भी निकल रही होती हैं, और देयर कुड बी मेनी अदर प्रोडक्ट्स. तो जिनका हमने ना सोचा होता है, ना हमने फैसला किया हुआ होता है, ना उन पे हमने कोई कंसिडरेशन की होती है. तो ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब है कि कंज्यूमर जब डिसीजन मेकिंग करता है तो हमेशा रैशनल नहीं होती. फिर आप लोगों ने बहुत दफा महसूस किया होगा, कोई प्रोडक्ट आप गए मार्केट, जो आपने कभी नहीं परचेस की थी, वो आपने परचेस की और वो आपको अच्छी लगी, और आपने नेक्स्ट टाइम फिर परचेस की, फिर नेक्स्ट टाइम परचेस की, और एक मोमेंटम डेवलप हो गया, आप उसको अगेन एंड अगेन परचेस करना शुरू हो गए. तो दैट इज नोन एज परचेज मोमेंटम. जब आप कोई एक चीज परचेस कर लेते हैं तो लाइकलीहुड इंक्रीज हो जाती है कि आप उसको इन फ्यूचर भी परचेस करेंगे, चाहे वो इनिशियल परचेज आपकी रैशनल हो, चाहे वो इनिशियल परचेज आपकी इमोशनल हो, चाहे आपने सोच समझ के की हो, चाहे आपने जज्बात में की हो. तो इसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कंज्यूमर की कॉग्निटिव प्रोसेसिंग स्टाइल्स क्या होते हैं. कॉग्निटिव प्रोसेसिंग को मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं. अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को रेफर कर सकते हैं. अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि कॉग्निटिव हम मेंटल प्रोसेसिंग को कहते हैं. थिंकिंग, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, किसी चीज के बारे में सोचना, मालूमात इकट्ठी करना, उस मालूमात को इस्तेमाल करना, उसको सोचना, ये सब कुछ आपकी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग में आता है. तो हम आगे जाके देखेंगे कि कंज्यूमर किस किस तरह के फैसले लेते हैं और किस किस तरह सोच के अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं. तो लेट्स हैव अ लुक एट द टाइप ऑफ कंज्यूमर डिसीजंस. हमारे पास मेनली तीन तरह की मेजर कंज्यूमर डिसीजन टाइप्स होती हैं. फर्स्ट इज रूटीन रिस्पॉन्स बिहेवियर, जिसको हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर भी कहा जाता है. देन वी हैव लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसको डेजोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर भी कहा जाता है. तो डेजोनेंस मैं आप लोगों के साथ पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं कि डेजोनेंस क्या होता है. थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं. डेजोनेंस इज डिस्कम्फर्ट.
जब आप कोई चीज परचेज करते हैं और आप जब वो घर लेकर आते हैं और आप उससे मुतमईन नहीं होते और आपने फैसला किया होता है, इवैल्यूएट करके वो चीज ली होती है, तो आपको एक डिस्कम्फर्ट होता है कि मैंने क्या गलत फैसला कर लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये डिस्कम्फर्ट कस्टमर को की डिससेटिस्फैक्शन को लीड करता है। तो लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारा बिहेवियर जो होता है वो डेजनेस रिड्यूसिंग की तरफ होता है। हम ऐसे ऑप्शंस यूज करते हैं कि हमें ये डिसअपॉइंटमेंट या डिस्कम्फर्ट फेस ही ना करना पड़े। Then we have extensive problem solving. Extensive problem solving is also known as complex problem solving. अच्छा, जनरली हमारा रूटीन रिस्पॉन्स बिहेवियर रूटीन की चीजों से होता है, ऐसी चीजें जिनकी कॉस्ट अमूमन कम होती है। जब प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होती है तो फिर हमें ज्यादा नुकसान की फिक्र नहीं होती। आप 10,000 की चीज लेकर आ रहे हैं तो आपको ज्यादा फिक्र होगी, यार मेरे 10,000 जाया ना हो जाए। वही अगर आप 10 रुपए की चीज ले रहे हैं तो आप कहेंगे फाइन 10 रुपए ही है, कोई मसला नहीं है, नहीं भी सही प्रोडक्ट निकली तो मैं दोबारा ले लूंगा। राइट? तो बिकॉज ऑफ कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट की वजह से आपका रिस्क रिड्यूस हो जाता है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स जहां पे आपको रिस्क कम होता है वो रूटीन रिस्पॉन्स बिहेवियर में फॉलो करती हैं। फिर ये वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे बहुत फ्रीक्वेंटली खरीद रहे होते हैं, मींस इनकी लाइफ कम होती है, इन्होंने आपके साथ बहुत अरसा नहीं रहना होता। फॉर एग्जाम्पल, आप टूथपेस्ट खरीदने जा रहे हैं, नहीं भी अच्छा निकला, कपल ऑफ वीक्स में खत्म हो जाएगा, आपने दूसरा ले लेना है। आप जो है वो चॉकलेट खाने जा रहे, परचेज करने जा रहे हैं, आपने परचेज की, नहीं भी अच्छी निकली तो कोई मसला नहीं है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगी, आप दूसरी जाके ले लेंगे, बाद में नेक्स्ट टाइम आप कोई और चीज ले लेंगे। तो फ्रीक्वेंट परचेज बिहेवियर्स के अंदर भी हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो रूटीन होता है। फिर कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट, रूटीन प्रोडक्ट के अंदर हमारी कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट लो होती है। जो मैंने आपको पहले बताया है कि उसके साथ रिस्क कम एसोसिएटेड होते हैं और उसकी पेरिशेबल लाइफ कम होती है, तो दैट इज वाई वहां पे हमारी इन्वॉल्वमेंट भी कम होती है। इसमें जनरली हम वो चीजें ले रहे होते हैं जिनसे हम फेमिलियर ज्यादा होते हैं, जिनकी ब्रांड्स को भी हम जानते हैं, क्योंकि ये चीजें वो है जो हम रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं। आप ब्रांड लेने जा रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं, तो ब्रांड की जो ब्रांड्स अवेलेबल है उनसे आपकी फेमिलैरिटी भी ज्यादा होगी। इसी तरह आप चॉकलेट्स लेने जा रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं, आप कोई घर की छोटी मोटी चीजें लेने जा रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं, तो आपको इन प्रोडक्ट्स के बारे में फेमिलैरिटीज भी ज्यादा होती हैं और इनकी ब्रांड्स का ही पता होता है। तो इन फेमिलैरिटी ज्यादा होने की वजह से आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती टू गेदर इंफॉर्मेशन। देन लिटिल थॉट सर्च एंड टाइम गिवन टू परचेज। जैसे मैंने कहा कि आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, तो ना ज्यादा सोचना पड़ता है, ना ज्यादा टाइम देना पड़ता है, रोजमर्रा की रेगुलर चीजें होती हैं, आप जाते हैं खरीद के ले आते हैं। अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाएं तो प्रोडक्ट्स कौन सी आ जाती हैं जो ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, कौन सी आ जाती हैं जो हम रूटीन में खरीदते नहीं है, कभी कभार खरीदते हैं। जो कभी कभार खरीदते हैं उनके बारे में हमें ज्यादा नॉलेज नहीं होती, तो जब हम खरीद रहे होते हैं तो हमें ज्यादा नॉलेज गेन करनी पड़ती है। हाई इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि ये प्रोडक्ट होती हैं जो एक्सपेंसिव भी होती हैं और इन्होंने हमारे साथ ज्यादा वक्त भी गुजारना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टेलीविजन खरीद रहे हैं तो ये वो चीज नहीं है जो आप एक हफ्ते में चेंज कर लेंगे या 2 महीने में चेंज कर लेंगे। जनरली लोगों के पास टेलीविजन सेट कई कई साल चल रहे होते हैं, और ऐसी प्रोडक्ट से आपकी फेमिलैरिटी भी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि आप इनको इतना फ्रिक्वेंटली परचेज नहीं कर रहे होते। इसी वजह से एक्सटेंसिव थॉट, सर्च एंड टाइम इज गिवन टू सच परचेजेस। लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका मिडल में फॉल करता है, जिसमें जिसकी कॉस्ट रिलेटिवली रूटीन से ज्यादा होती है, इट कुड बी एक्सटेंसिव से कम होती है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे सिनेरियोज क्यों डेवलप होते हैं और किन सिचुएशन में डेवलप होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि रूटीन रिस्पॉन्स बिहेवियर को हम हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर भी कहते हैं। क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे चीजें ले रहे होते हैं तो हम आउट ऑफ हैबिट सेम चीज अगेन एंड अगेन परचेज कर रहे होते हैं। आप लोगों में से कई लोगों ने ये देखा होगा कि आप लोग घर में ड्रिंक्स के अंदर रूह अफ़ज़ा आता होगा, और जब भी आप लेने जा रहे हैं तो आप रूह अफ़ज़ा ही लेकर आ रहे हैं। अब
आप क्यों रूह अफ़ज़ा लेकर आ रहे हैं? बिकॉज कि वो हमेशा से आपके घर में आ रहा है, आप उससे मुतमईन है। आपने कभी सोचने की कोशिश की कि जो दूसरी प्रोडक्ट है वो रूह अफ़ज़ा से क्या बेहतर है या नहीं है? क्या उसकी क्वालिटी रूह अफ़ज़ा से ज्यादा है या कम है? ये कंपैरिजंस आप करते ही नहीं है, इसकी नौबत ही अमूमन नहीं आती रूटीन रिस्पॉन्स या हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर में। तो आपको आदत पड़ जाती है, आप वही सेम ब्रांड वही सेम चीज हर दफा जाके आराम से जाते हैं, परचेज करके आ जाते हैं, उसके बारे में आपको ज्यादा सोचना या समझना नहीं पड़ता। ऐसी सूरत हाल में मार्केटर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ऐसी सूरत हाल में मार्केटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी प्रोडक्ट के रिमाइंडर्स आपको देता रहे थ्रू एडवर्टाइजमेंट। रेगुलर बेसिस पे आपको एडवर्टाइजमेंट दे, आपको मैसेजेस दे, आपको रिकॉल करवाए कि वो और उसकी प्रोडक्ट यहाँ मौजूद है। सेकंड, मार्केटर्स हैव टू इंश्योर कि प्रोडक्ट जो है वो दुकानों पर अवेलेबल हो, जिन दुकानों से आप खरीदते हैं, और उनकी लोकेशन भी वही हो जिस लोकेशन में अमूमन रखी जाती है। क्योंकि हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर में आपको प्रोडक्ट से कोई ज्यादा रिस्क का मसला नहीं है, प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं है। अगर वो प्रोडक्ट आपको एक दुकान से नहीं मिलेगी तो उसके लिए आप ज्यादा एफर्ट नहीं करने वाले, आप क्विकली जाके दूसरी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। आपको रूह अफ़ज़ा नहीं मिलेगा, आप जाम शीरे ले लेंगे। आपको डॉन ब्रेड नहीं मिलेगी, आप वंडर ब्रेड पे स्विच कर जाएंगे। आपको मिल्क पैक नहीं मिलेगा, आप ऑलपर पे स्विच कर जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है मिल्क पैक ढूंढने के लिए 2 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो या दुकानों से दुकानों को चक्कर लगा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब ये इन्वॉल्वमेंट क्यों ज्यादा नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि उस प्रोडक्ट के अंदर आपका रिस्क इतना इन्वॉल्व नहीं है। रिस्क कॉस्ट की वजह से भी हो सकता है, आगे हम जाके देखेंगे रिस्क कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से रिस्क क्रिएट होता है। तो देन लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग में अमूमन आप ठीक है डजनों से बचना चाहते हैं तो आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं। आप वही ब्रांड चूज करते हैं जिनके साथ आपका एक्सपीरियंस हो। ये प्रोडक्ट्स कुछ एक्सपेंसिव हो सकते हैं, ये प्रोडक्ट्स जो है लेस फ्रिक्वेंटली परचेज आप कर रहे होते हैं, बट इनके साथ आपकी फेमिलियरिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो यहां पर आप ज्यादा एफर्ट ना करनी पड़े, आपको ऐसा ना हो कि चीजें आपने ले ली उसमें आपको नुकसान हो, तो आप कोशिश करते हैं कि मेन चीजों की तरफ जाते हैं, ब्रांडेड चीजों की तरफ जाते हैं, यहाँ पे ब्रांड लॉयल्टी मेन रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सैमसंग के लॉयल हैं तो आप मोबाइल फोन अगर आपको सैमसंग के पसंद है तो आप जब भी जाएंगे सैमसंग का फोन खरीद लेंगे, आप ज्यादा कंपैरिजन नहीं करेंगे हवावे से या अदर ब्रांड से। जब आप ज्यादा कंपैरिजन नहीं करेंगे तो फिर आपको डिस्कम्फर्ट और डेजोनेंस वाली फीलिंग नहीं होगी, आपको भरोसा होगा उस ब्रांड पे, आप वही ब्रांड खरीद रहे हैं जिसका आपको भरोसा है। ये दूसरी सूरत में लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग उस सूरत में हो सकती है जब आप मार्केट जा रहे हो और प्रोडक्ट में आपके पास चॉइसेस ही अवेलेबल ना हो। याद रहे कि ज्यादा चॉइसेस भी इंसान की परचेजिंग को परचेजिंग डिसीजन को मुश्किल बनाती है। तो जब आपके पास चॉइसेस ही ज्यादा ना हो, आप मार्केट जा रहे हैं मोबाइल फोन लेने के लिए और वहां पे सिर्फ एक ही ब्रांड अवेलेबल है या 2 ब्रांड अवेलेबल है, तो आपका डिसीजन मेकिंग आसान होगी इन कंपैरिजन अगर 10 ब्रांड अवेलेबल हो। लेट्स अज्यूम कि एक ही ब्रांड अवेलेबल है, आप वो लेकर आ जाते हैं तो आपको डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि यार यही अवेलेबल थी, यही मुझे लेनी थी, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। तो दैट्स हाउ आप ब्रांड लॉयल्टी के थ्रू या जब हमारे पास ऑप्शन कम होते हैं उसके थ्रू अपना डिस्कम्फर्ट रिड्यूस करते हैं, दैट इज लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग उन हालात में आती है जहां पर प्रोडक्ट्स में आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो, पैसे बहुत ज्यादा लग रहे हो, रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व हो, तो आप एफर्ट करते हैं, आप इंफॉर्मेशन कलेक्शन ज्यादा एफर्ट करते हैं, आप दोस्तों से मशवरा करते हैं, आप उसके बारे में डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ऐसे सिनेरियो में मार्केटर्स को चाहिए कि वो आपको मैक्सिमम एंड ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन एक्सेस इजी हो, तो कंज्यूमर की डिसीजन मेकिंग आसान हो जाए। याद रहे कि मार्केटर का प्राइम मकसद ये होता है कि वो कंज्यूमर के लिए डिसीजन मेकिंग आसान बनाए। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप टेलीविजन खरीदने जा रहे हैं और वहां पर सोनी मौजूद है, एलजी मौजूद है, सैमसंग मौजूद है, तो आप उनके दरमियान डिसीजन लेते हुए आपके जहन में ब्रांड और उनकी रेपुटेशन मौजूद है। लेट्स से आप टेलीविजन ही लेने जा रहे हैं और वहां पे 3 किस्म की टेलीविजन मौजूद है मगर उनका कोई ब्रांड नेम नहीं है,
क्या उस सूरत में फैसला आसान होगा या उस सूरत में फैसला आसान होगा जहां पे ब्रांड नेम मौजूद है? यकीनन जहां पे ब्रांड नेम मौजूद है वहां पे आपकी फेमिलैरिटी हाई होगी, वहां पे आपको ब्रांड की रेपुटेशन कुछ पता होगा, तो आपका फैसला लेना आसान होगा। जहां पे कोई ब्रांड नेम मौजूद नहीं है वहां शायद आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाके प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस चेक करनी पड़े। तो ब्रांड्स का मकसद, मार्केटर का मकसद हमेशा ये होता है कि वो कंज्यूमर की डिसीजन मेकिंग को आसान से आसान बनाए, और उसके लिए जानना बहुत जरूरी है कि कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग कैसे करता है। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग के बारे में और उसकी डिफरेंट टैप्स के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को स्टेप वाइज कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द वीडियो इफ यू लाइक इट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।